Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा लेक्चर नंबर 66 है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज तक हमने ये स्टडी किया कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम किसे कहते हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिफ़ाइन किया जा सकता है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और हमने 3 जो बेसिक मेथड्स है स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, वो स्टडी किए। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आपके पास जो है एक से ज़्यादा डेटा सेट्स हो सकते हैं, डेटा सीरीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A, B या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो अब अगर आपके पास जो है ये मालूम होगा आपको कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस A में कितनी है, N1, उसके लिए हम लिखेंगे। और इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, तो x1 लिखेंगे, x बार 1, यहाँ पे लिखेंगे n2 और x बार 2। यानी कि ये जो 2 डेटा सेट्स हैं इनके बारे में आपको ये मालूम है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है और इनमें जो इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है। तो इसकी बुनियाद पर जो है आप जो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इनका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो तरीका है वो है, आप लिखते हैं x बार 1 2, जिसका मतलब है जो अर्थमेटिक मीन लेकिन 1-2 डेटा सेट के लिए, 2 डेटा सेट्स के लिए, यानी कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। फिर आप लिखते हैं कि n1 x बार 1 प्लस करते हैं n2 x बार 2 और फिर डिवाइडेड बाय करते हैं n1 प्लस n2। तो ओबियसली इनके वैल्यूज़ आपके पास होंगे, तो उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे इस फॉर्मूला में और हमारा जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है वो सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन की इंफॉर्मेशन फर्दर होगी, इनके अलावा ये जो n का इंफॉर्मेशन आपके पास है, x बार का इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन इसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन की इंफॉर्मेशन होगी 1 के लिए और स्टैंडर्ड डिविएशन की इंफॉर्मेशन होगी दूसरे डेटा सेट के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो आपके सामने अभी है, ये 3 पॉइंट्स अगर आपको मालूम होंगे, इनके बारे में वैल्यूज़ मालूम होंगे, तो आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों डेटा सेट्स के लिए कलेक्टिवली क्या स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू सामने आ जाता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जिस तरह कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि भाई हम कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन 1-2, जिस तरह यहाँ पे आपने लिखा अर्थमेटिक मीन 1-2, इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन 1-2, मीनिंग कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर 2 डेटा सेट्स आपके पास हों, अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर आप लिखेंगे ओब्वियसली। अगर तीसरा डेटा सेट यहाँ पे होता तो फिर आप 3 यहाँ पे लिखते, 1 2 3 so on and so forth। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता। अब 2 डेटा सेट्स अगर हमारे पास होंगे तो क्या हम करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे n1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1, इसको स्क्वायर कीजिए, प्लस लिखेंगे n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2, इसको भी स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे फिर n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये आपकी फार्मूला है और हम पहले ही जानते हैं कि ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 and 2। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट 1। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा सेट 1। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट 2। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा सेट 2। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट 2। ये और ये तो क्लियर है। अब हमारे रह जाते हैं ये देखिए D1 और D2। तो इस पे जो स्क्वायर है तो वो तो फार्मूला का स्क्वायर है, हमें मालूम होना चाहिए D1 और D2 एक्चुअली है क्या। तो ये D1 और D2 क्या है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपने पहले ही अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट किया है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो है वो जानते हैं आपके कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप जब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हासिल करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे x बार 1 2, ठीक है। तो सपोजिंग
सपोजिंग उसका वैल्यू जो है वो m निकला, ठीक है, तो m आपका वैल्यू है अभी। तो ये जो d है एक्चुअली d1 हुआ x बार 1 माइनस m, ठीक है। m क्या है, m अभी आपका जो वैल्यू निकला वो है x12, तो दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू x बार 1 माइनस x12। ये कॉम्बाइंड अर्थमेटिक मीन है और ये है इंडिविजुअल अर्थमेटिक मीन डेटा सेट 1 का या डेटा सेट 2 का भी हो सकता है, x2 x बार 1 2, तो ये d2 हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से चूँकि हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो इनकी बुनियाद पर हम जो है अब अगर हमारे पास दिए गए होंगे ये 3 वैल्यूज़, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको। तो चलिए हम एक डेटा सेट यहाँ पे लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हम लेते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद पर हम जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है 2 डेटा सेट्स के लिए वो ये है कि आपका n1 60 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट 1 इज़ 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट 2 इज़ 40, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा सेट 1 इज़ 50 और दूसरे डेटा सेट का 60 है। स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा सेट 1 का जो है वो है 5 और दूसरे डेटा सेट का है 3, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अब आपने ये जो फॉर्मूला है इसको यूटिलाइज़ करना है, तो ये तो दिया गया है आपके लिए, ये भी आपको मालूम है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब ये वैल्यूज़, ये वैल्यू आपको मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। अब आपने बस इन 2 वैल्यूज़ को हासिल करना है और उसके लिए जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो हमने यहाँ पे बताया है कि करना एक्चुअली क्या है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले लिखना है x बार 1 2, तो वो किसके बराबर है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये n1 x बार 1 n2 x2 वगैरह तो पहले ही किया हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे। n1 का वैल्यू क्या है, वो है 60, ओके, और x बार 1 का वैल्यू क्या है, वो है 50, प्लस कीजिए n2 का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 40, और x बार 2 का वैल्यू क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 60। तो डिवाइडेड बाय व्हाट, n1 का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 60 प्लस 40। तो ये वैल्यूज़ हैं आपके सामने, अब आपने इनको जो है सॉल्व करना है। तो ये बन जाता है हमारा x बार 1 2 इज़ इक्वल टू 60 और 50 इन मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हुआ, ये 3000 बनता है, ठीक है, प्लस बनता है 2400, ये इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा, और ये बनता है 5400 डिवाइडेड बाय 100, और ये बनेगा हमारा वैल्यू 54। यानी कि कंबाइंड जो अर्थमेटिक मीन इन 2 डेटा सेट्स का है वो कितना है, वो है 54। तो अब जो है आप d1 और d2 के वैल्यूज़ आप हासिल करते हैं। तो d1 कितना है, इट इज़ इक्वल टू x बार 1 माइनस x12 कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो वो कितना है, तो वो वैसे x बार 1 कितना है, तो यहाँ पे कितना है, ये देखिए x बार 1 यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट इट इज़ इक्वल टू 50 और माइनस 54 आप करेंगे क्योंकि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन 54 यहाँ पे सामने आ गया, तो इसलिए हमारा वैल्यू जो यहाँ पे सामने आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। अब कुछ बुक्स में जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है, यानी कि ये -4 नहीं लिया जाता है, 4 लिया जाता है। तो जो फॉर्मूला हमारी है तो उसमें चाहे हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या स्ट्रेट अवे -4 लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी हमने इसका स्क्वायर लेना है तो ये माइनस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो d2 इज़ इक्वल टू x बार 2 माइनस x बार 1 2। हम जानते हैं कि x2 कितना है, x2 इज़ इक्वल टू 60, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे -54 एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। तो अभी हमारा वैल्यू जो सामने आ गया, d1 का वैल्यू है -4 और d2 का वैल्यू है 6। तो अब हम जो है फॉर्मूला अगेन लिखेंगे यहाँ पे और इन वैल्यूज़ को जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है n1
sorry, n1 then स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप, प्लस लिखेंगे आप n1 अगेन d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करेंगे n1 प्लस n2 जो अभी हमने देखा वो 100 के बराबर है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 का वैल्यू यहाँ पे निकलता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाता है यहाँ पे, तो ये इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़। n1 किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 60, और स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू 5, लेकिन 5 स्क्वायर हमने लिखना है फॉर्मूला के मुताबिक। फिर ये है 40 और ये है स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। फिर n है अगेन 60 और जो पहले वैल्यू का जो डिविएशन जो पहले बार हमारे लिए सामने आ गया यानी कि d1 जो सामने आ गया वो है -4, लेकिन स्क्वायर करना है। और फिर है सॉरी यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे n2 का वैल्यू है 40 और फिर हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे 100। ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 का वैल्यू कितना बन जाता है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ दूसरे कलर से लिखेंगे। तो ये है 60 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 36 और डिवाइडेड बाई लिखना है 100, ठीक है। तो अभी इसको इधर फर्दर एलॉबरेट करेंगे। तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, तो चूंकि हमारा था 60 इंटू 25 तो ये 1500 बनता है, प्लस करेंगे 40 इंटू 9 तो ये 360 बनता है, प्लस है 60 इंटू 16 तो 960 बनता है, प्लस है 40 इंटू 36 तो वो 40 बनता है, 1440 बनता है, डिवाइडेड बाय 100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2 का वैल्यू कितना बनता है इसलिए हमारे लिए, सो इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, ये 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 4260 डिवाइडेड बाय 100। तो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, that is equal to under root of 42.60 and that is equal to 6.52। तो combined जो standard deviation आप कैलकुलेट करके जो प्रोसीजर है उसके ज़रिए से कैलकुलेट करके जो सामने आ जाता है वैल्यू वो है 6.52। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू को जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला के ज़रिए से। अब अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो नंबर ऑफ़ डेटा सेट्स जो है वो ज़्यादा है तो हमने अपनी फार्मूला को बस एक्सटेंड करना है, 1 2 3 लिखेंगे फॉर एग्जांपल, इट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे n1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डिविएशन 3 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस n3 d3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है फिर लिखेंगे आप नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3। तो फिर आप जो है वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और आप अपना जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकेंगे इस तरीके से। सो दिस इज़ द वे वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिफरेंट डेटा सेट्स डिपेंडिंग अपॉन कितने डेटा सेट्स हमारे सामने होंगे। आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।